हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो हम लोग अभी फिजिक्स का देखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जो होता है वो आपका फिजिक्स का क्लास होता है और इवनिंग में आपका मैथमेटिक्स का क्लास होता है। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से फिजिक्स का देखेंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम भी है, तो हम लोग मॉर्निंग में ही वीडियो शूट करते हैं फिजिक्स का, क्योंकि आप सबको तो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो आप सबको पता नहीं होगा कब वीडियो शूट किया जाता है। तो वीडियो आपका मॉर्निंग में शूट किया जाता है फिजिक्स का, और इवनिंग में आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से फिजिक्स का। हम लोग एक चैप्टर को देख चुके थे, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग उसका थ्योरी पढ़े, फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें, ठीक ना। उससे क्या हुआ कि उससे रिलेट किया कि हमने कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक न्यू चैप्टर। आज हम लोग चैप्टर नेम होगा वो सदिश तथा अदिश, है ना। सदिश तथा अदिश, ये बोला जाए इंग्लिश में इसको, तो ये वेक्टर एंड स्केलर, है ना। इस चैप्टर का स्टडी करना है हमको आज की क्लास में, ठीक ना। आप सबको पता होगा कि एक क्लास में टोटली चैप्टर को देखा जाता है, और उसके जो सेकंड क्लास होते हैं उसमें हम लोग उसका टोटली हम लोग एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डील्स करते हैं, ठीक। तो क्योंकि थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पढ़िएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा बहुत लंबे समय तक। तो बात ना करते हुए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सदिश यानी कि वेक्टर के बारे में। वेक्टर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि हम सबका कमेंट पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि कौन से विद्यार्थी किस एवरेज में जा रहे हैं, ठीक। और अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको वीडियो यहाँ मिलेगा। आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या पैरा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों में से कुछ नहीं सोचना है, दोनों में से ये इसी चैनल से आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। पहले बिलीव करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो और चैनल थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे मोटिवेशन नहीं आता है ना। क्योंकि पढ़ाने में तभी थोड़ा इन्जॉय आता है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख रहे हैं कुछ हमसे, है ना। तो हम लोग बिना बात के अब बताते हैं हम लोग क्या सदिश के बारे में। सदिश वेक्टर, वेक्टर किसे कहेंगे? वेक्टर उसे कहेंगे वैसी भौतिक राशि। वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो, यानी कि दिशा इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा और परिणाम दोनों हो, वो क्या कहलाते हैं? यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं, भौतिक राशि यानी कि वेक्टर कहलाते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखें तो ये होगा वैसी भौतिक राशि जिसका दिशा, वैसी भौतिक राशि जिसका दिशा यानी डायरेक्शन तथा परिमाण या परिणाम, है ना, मैग्नीट्यूड इसको बोला जाता है, वो वेक्टर कहलाता है ना। जिसमें दिशा तथा परिणाम दोनों हो वो क्या कहलाएगा? परिमाण दोनों हो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर का कुछ गुण प्रॉपर्टीज के बारे में। वेक्टर क्या होता है कि ये साधारण बीजगणित यानी कि सिंपल जो अलजेब्राइक मैथमेटिक्स होता है रूल, उसमें ये ऐड नहीं किया जा सकता है, वह नियम का पालन नहीं करता है। ये साधारण बीजगणित का पालन नहीं करता है, ये साधारण बीजगणित का पालन नहीं करता है, ठीक ना। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल में आपने फोर्स को पढ़ा होगा, फोर्स बल। अब बल को हम लोग क्यों वेक्टर मानते हैं, बात ये रही है ना। बल में क्या होता है, जैसे हमने इस बोर्ड पर अगर हम धक्का लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक तो फोर्स यानी कि कुछ ना कुछ परिणाम, कुछ ना कुछ बल के थ्रू हमने इसमें क्या किया, धक्का लगाया, और ये जो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये एक मान लीजिए पूरा बॉडी है, इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ उसमें क्या एनर्जी भी देंगे मैग्नीट्यूड के रूप में, और उसमें कुछ वो जो बॉडी किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। इनसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक। उसके बाद बल हो गया, आवेग हो गया, संवेग, है ना, संवेग हो गया। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र हमने बोला है, ठीक, विद्युत धारा नहीं बोला है, विद्युत क्षेत्र हमने बोला है। विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी है ना, विस्थापन,
वेग, त्वरण इत्यादि, है ना। बस इतना ही रखिए, है ना। वेक्टर में हम लोग मुख्य रूप से क्या देखें, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, डेट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक ना। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्राइक मैथमेटिक्स का जो रूल आता है, नियम आता है, वो इसका पालन नहीं करता है वेक्टर, ठीक। उसके बाद इसका एग्जांपल की बात करें हम लोग, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, उसके बाद विस्थापन हो गया, ये सभी क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग इसी में किसकी, स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा कि उसमें डायरेक्शन रहेगा बट उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक ना। इसमें डायरेक्शन रहेगा बट इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, या तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो डायरेक्शन नहीं रहेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ इसमें गैपिंग रहेगा, इसी कारण से इसको स्केलर में लिया गया है, ठीक। अगर डायरेक्शन आपको कहीं दिख जाए स्केलर में तो वहाँ मैग्नीट्यूड नहीं दिखेगा, अगर मैग्नीट्यूड दिख गया डायरेक्शन नहीं दिखेगा, वहाँ बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका कोई पता ही नहीं होगा, ठीक। उसके बाद यह साधारण बीजगणित पर भी, यानी कि उसका नियम का पालन करता है कौन, स्केलर। स्केलर साधारण बीजगणित का पालन करता है। एग्जाम्पल अगर स्केलर की देखें तो द्रव्यमान हो गया, कार हो गया, जैसे हमने 5 kg बोला तो इसका कोई डायरेक्शन फिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। एनर्जी हो गया, 5 एनर्जी हमारे किस बॉडी में है पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा डायरेक्शन उसका, इसी कारण से इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक। अगर उसका भी हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वैसी भौतिक राशि जिसमें, इसी में थोड़ा सा रब करते हैं, है ना, वैसी भौतिक राशि जिसका, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, है ना, केवल परिमाण हो, है ना, मैग्नीट्यूड, उसे स्केलर कहते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि, है ना। डिफिनेशन का काम आपको नहीं पड़ेगा, बस आपको समझ लेना है किसमें अलजेब्राइक फॉर्म अप्लाई हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, किसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये साधारण बीजगणित के रूल का पालन करता है ना। यह साधारण बीजगणित के रूल का पालन करता है, ठीक ना। एग्जाम्पल की अगर इसका बात करें हम लोग, इसका मेन है क्या, आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, इनमें से कौन सदिश है, इनमें से कौन अदिश है, ये पूछा जाता है आपको, ठीक ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आएगा द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, ये सभी इसके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक ना। ऊर्जा, कार्य, शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका समय हो गया, ताप हो गया, ये सभी इसी में आते हैं, बस इत्यादि करते हैं ना। ये टोटली हमें देखना था आज क्या, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो वो वेक्टर कहलाता है, और स्केलर किसे कहेंगे, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन उसका फिक्स ना हो, वही क्या कहलाता है, क्या स्केलर कहलाता है। स्केलर बीजगणित ये रूप का पालन करता है, जबकि वेक्टर नहीं करता है। अगर वेक्टर की बात करें हम लोग एग्जाम्पल में, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ये सभी क्या है, इसका एग्जाम्पल हो गया। बट अगर हम लोग स्केलर की बात करें तो स्केलर में क्या होता है कि द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ताप, विद्युत धारा, ये सभी स्केलर में आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग आगे की थोड़ा सा बात करेंगे, आगे हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल को देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला को देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि किसी वेक्टर का जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, क्या अगर कोई स्टूडेंट 11th किए होंगे तो उसको पता होगा कि किसी वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं, ठीक ना। जैसे आपके पास 2 वेक्टर दिया गया हो, ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मानते हैं कि वेक्टर ए है इस तरह से, ठीक। उसके बाद एक वेक्टर बी दिया हो, ठीक ना, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी दिया हुआ हो। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह से होगा, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर ए इस तरह से है तो वेक्टर ए को इस तरह से दिखाइए, है ना। वेक्टर बी इधर से गया है तो इसके हेड से इस वेक्टर बी के टेल को जोड़ दीजिए, उसके बाद ऊपर खींच दीजिए, ये हो गया वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा ए के टेल से बी के हेड तक जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा आर। तो ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये इसी तरह से हम लोग 2
वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें से दो वेक्टर के जो दो लॉ भी दिए गए हैं, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ इसी पर बेस है, बट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का बात करेंगे थोड़ा सा। पैरेललोग्राम में उसमें क्या होता है कि वेक्टर में उसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना, रिजल्टेंट की बात करते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट से ही आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। रिजल्टेंट जो निकालते हैं हम लोग वो निकालते हैं रूट अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह से निकालते हैं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल होगा उसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला से सारा बन जाएगा। आर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर एक रिजल्टेंट है, और हमने भी रिजल्टेंट को देखा इस तरह से कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब वो बात करता है कहाँ रिजल्टेंट ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, वो करेगा थीटा पर, एंगल पर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। एंगल जहाँ जिस तरह से रहेगा उसी तरह से ये वेरी करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये आप लिख लियोगे, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा होगा रिजल्टेंट, कहाँ कम होगा, आर कहाँ मैक्स होगा, कहाँ मिनिमम होगा, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसको लिखिए, ठीक। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। वहाँ हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर अगर हम लोग को थीटा का मान दे दिया जाए, कितना, थीटा का मान 0 डिग्री दे दिया जाए, थीटा का मान 0 डिग्री दे दिया जाए, तब जो रिजल्टेंट होगा आर बराबर होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। थीटा का जगह कितना? 0 डिग्री। तो आर बराबर होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री का मान 1, इस तरह से हो गया। तो आर बराबर होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये रूट में आ जाएगा, आर बराबर होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक ना। तो ये बच जाएगा ए प्लस बी। यानी कि आपको अगर किसी भी सवाल में अगर थीटा का मान आपको दे दिया जाए 0 डिग्री, और आपको पूछे कि इसमें जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, तो अभी हमने देखा कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो टोटली मैक्सिमम आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री जैसे लेंगे तो ये टोटली टर्म 0 हो जाएगा। तो इसमें देखिए रूट चढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री में क्या हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, थीटा बराबर -1, यानी कि cos 180 का अगर हमें निकाले, ठीक, -1 लेंगे जैसे ही, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, कट जाएगा a माइनस बी, यानी कि वो सबसे मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो गया ये, और मिनिमम की बात करें r बराबर a माइनस बी आएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। इन दोनों टर्म को याद रखना है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल को करते हैं, इससे किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, न्यूमेरिकल है मेरा कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन का बल आरोपित, यानी लग रहा है आरोपित हो रहा है, तो निम्न में से कौन परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है? तो निम्न में से कौन परिणाम नहीं हो सकता है? ऑप्शन भी दिया है इसका। 1 नंबर में ऑप्शन है आपका 2 न्यूटन, बी नंबर का ऑप्शन है आपका कितना 5 न्यूटन, सी नंबर का ऑप्शन है 6 न्यूटन, डी का है 8 न्यूटन। 4 से तो न्यूटन में रहेगा, है ना। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन का बल आरोपित किया गया है,
किसी वस्तु पर कितना न्यूटन, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का आपके पास बल आरोपित किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो निम्न में से कौन सा परिणामी परिणाम नहीं हो सकता है? तो ये जो टोटली आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा परिणाम है जो नहीं हो सकता है संभव? ठीक। अगर आपको बताया जाए कि 1 से लेकर के 7 न्यूटन तक हो सकता है तो ये टोटली आ जाएगा, ये टोटली हम कंसिडर कर लेंगे। अगर बताया जाएगा कि नहीं सिर्फ 8 न्यूटन होगा, यानी कि टोटली हमारे पास कितने न्यूटन होगा, 4 न्यूटन होगा। ठीक, 4 न्यूटन होगा मतलब एक सिर्फ ये आ रहा है, ये टोटली आ ही नहीं रहा है। ठीक है, 1 से लेकर हम लोग 4 तक कंसिडर करेंगे। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, गिवन दिया हुआ है मेरे पास, ये है ना। क्वेश्चन बनाने से पहले गिवन लिखना है क्या क्या आपके पास डाटा है। ए बराबर दिया हुआ है कितना, 4 न्यूटन, बी बराबर 3 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 टर्म जैसे निकालेंगे, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है यहाँ। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या बताया, आर मैक्स अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हमने क्या बताया, ए प्लस बी। तो ऐड कीजिए 4 + 3 = 7 न्यूटन, ये मैक्सिमम के लिए है। मिनिमम के लिए क्या बताया हमने, ए माइनस बी। तो आर मिनिमम होगा 4 - 3, तो आर मिनिमम 1 न्यूटन। यहाँ टोटली देखने को मिल रहा है कि 7 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन से लेकर के 7 के बीच में आ रहा है मेरा आंसर। तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट 8 होगा क्या, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही बोल रहा है कौन परिणामी परिणाम नहीं है, तो 8 न्यूटन वाला परिणामी परिणाम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। वेक्टर एंड स्केलर्स, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। वो जो हमने पैरेललोग्राम वाला बताया उस फॉर्मूला को याद रखना है, उसी से सारा आ जाएगा। और कहाँ आपको थीटा का वैल्यू बदलना है ये सभी हमने बता दिया है। कहाँ 90 रखने से क्या होगा, कहाँ 0 रखने से क्या होगा, इस पर क्या पड़ा, कहाँ 180 रखेंगे तो क्या होगा, ये टोटली हमने अभी डिस्कस किया। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर किया कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अगर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे यहाँ सीखने तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा मेरा भी, और आपको भी सीखने में मज़ा आएगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा क्लास बस यही तक।